स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी पे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम और आप कर रहे हैं वीडियो मेंस की तैयारी। जो लोग चैनल के लिए नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम प्रीतम चौधरी और हम इस प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो के वो टॉपिक्स, स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स जिनका कंटेंट हमें बुक्स में एक से ज़्यादा सोर्सेज से देखने को मिल रहा है, उनको हम पहले यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। So if you like the content and you are new to the channel, please like, share and subscribe. And I know कि जो पहले से हमारी इस फैमिली से कनेक्टेड लोग हैं उनको एक छोटी सी शिकायत है कि मैम वीडियोस जो हैं थोड़ा सा डिले हो गया है, आए नहीं, लेकिन ओके अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कम्प्लीटली कि अब आपको कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। वन बाय वन, बैक बाय बैक आपके जो टॉपिक्स डिमांड किए थे आपने, उन सब पे जल्दी जल्दी वीडियोस में लेके आऊंगी ताकि आप अपना टाइमली रिवीजन भी इन टॉपिक्स का कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने साइंस से लिया है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट्स को पहले समझ के फिर रिवाइज करना ज़्यादा जरूरी होता है। सो आज हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारा है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। देखिए, वैसे तो अगर हम देखें सैटेलाइट या उपग्रह का जो टॉपिक है, यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है कि सैटेलाइट, बट ये काफी वास्ट हो जाता है। वास्ट इन द सेंस कि इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, यानी कि सैटेलाइट सिस्टम इंडिया में जीरो से लेकर के आज जो है विश्व की अग्रणी संस्थाओं में इसरो है वहां तक कैसे पहुंचा। दूसरा, टाइप ऑफ सैटेलाइट कि कितने प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं, किस आधार पे होते हैं। तीसरा, हम पढ़ेंगे कि जो लेटेस्ट सैटेलाइट्स जो लॉन्च हुए हैं हमारे काम के हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं कुछ, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम साथ में पढ़ेंगे सैटेलाइट के अंदर आ जाता है आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, यानी कि जिससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, जिसे उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वो सब। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड आपको ये बहुत ही आसान भाषा में सरल जितने शब्द हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में हमारे प्रयोग में आने वाले, उनका ही मैंने प्रयोग किया है, उनसे हम इसको समझेंगे। तो अगर हम बात करें इंडिया के सैटेलाइट प्रोग्राम की, तो देखिए इंडिया का सैटेलाइट जो प्रोग्राम है भारत में, इसका कैसे विकास हुआ है इसके इतिहास पे हम एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कोई क्लासिफाई नहीं किया कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। और ज्यादातर राजस्थान के एग्जाम है उसमें से एक टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक ही टॉपिक से। एक तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और दूसरा उसका जो होता है साइंटिफिक जो होता है विज्ञान की दृष्टि से, उससे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो चोरी वाला पार्ट है वो भी मैंने इसी में समाहित कर लिया है, उसके लिए कोई सेपरेट हमें सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। तो 1948 के अंदर सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट का जो सेक्शन था वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि जो परमाणविक ऊर्जा का डिपार्टमेंट था उसके तहत ही आता था। कोई अलग से अंतरिक्ष के लिए विभाग की स्थापना नहीं की गई थी। जैसे ही भारत आजाद हुआ था उस टाइम की बात कर रहे हैं। 1962 में, कब? 1948 के बाद में, इतने अंतराल के बाद में 1962 में इनकोस पर यानी कि इंडियन नेशनल जो है कॉर्पोरेशन ऑफ स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो समिति है उसके बारे में उसकी स्थापना की गई 1962 में। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय स्पेस का जनक भी कहा जाता, भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना 1962 में की गई। 1963 में भारत ने अपनी खुद की साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी केंद्र जो है थुम्बा में बनाया। अब साउंडिंग रॉकेट क्या होता है ये सब हम आज की ही क्लास में आगे समझ लेंगे। पहले आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो आपका पहला सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला, यानी कि हम जमीन से अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो पहला लॉन्च पैड सिस्टम कहाँ पे बना था? केरल के थुम्बा में बना था। कब बना था?
1963 में बना था। उसके बाद में 1963 के अंदर जब लॉन्चिंग फैसिलिटी बन गई तो 15 अगस्त 1969 को, और पहला जो हमारा लॉन्च किया गया था उस सैटेलाइट का नाम है नाइक एपासे। क्या नाम है? नाइक एपासे। ये अमेरिका में बना हुआ सैटेलाइट था और इसको 21 नवंबर 1963 के अंदर लॉन्च किया गया था। 21 नवंबर 1963 में। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और 1972 को अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। 1972 में जाकर के अलग से भारत सरकार में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ था। अगर बात आती है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी और 1975 में इसरो जो है एक यानी कि स्वायत्त शासी संस्था बन गई, यानी कि खुद के डिसीजन खुद की लेने वाली संस्था बन गई थी 1975 के अंदर। ये तो हमने बात की किसकी? संस्थागत रूप से विकास की, यानी कि सैटेलाइट के क्षेत्र में हमें पता है आज के दिन सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? आज के दिन सबसे बड़ी संस्था है इसरो, जो कि उपग्रह है यानी सैटेलाइट को बनाती भी है और लॉन्च भी करती है और उससे संबंधित सारे प्रशिक्षण कार्य भी चलाती है। तो हमने इसरो के विकास की बात की। अब हम क्या करते हैं कि जीरो से लेकर के अभी तक जो है सैटेलाइट के विभिन्न फेजेज क्या रहे, कौन सा कब सैटेलाइट लॉन्च हुआ नया पहली बार, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 1965 में रोहिणी सीरीज के साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया गया और सबसे पहले रोहिणी RH जो है आपका 75 लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि रोहिणी नहीं आपका भारत का पहला जो रॉकेट लॉन्च हुए थे साउंडिंग रॉकेट वो कौन से थे? रोहिणी रॉकेट था। और रोहिणी में भी स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो रोहिणी RH-75 जो था वो पहला साउंडिंग रॉकेट था जो इंडिया ने खुद लॉन्च किया था अपनी तरफ से। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट, भारत का खुद का बनाया हुआ पहला सैटेलाइट। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? पहला लॉन्च पूछ रखा है, भारत का पहला खुद का सैटेलाइट पूछ रखा है, या क्या पूछ रखा है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लॉन्च की पूछेंगे तो रोहिणी सीरीज हो गई, अगर लॉन्च भारत का पहला खुद का सैटेलाइट पूछेंगे तो आर्यभट्ट हो गया। भारत का पहला खुद का सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया वो था आर्यभट्ट। 1975-76 के दौरान एक प्रोग्राम चलाया गया साइट। साइट क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। आप फुल फॉर्म याद करें तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी करें तो हमें पता होना चाहिए कि साइट प्रोग्राम था वो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन चलाने का प्रोग्राम था, जो कि आज के दिन हम चलाते हैं। HD टीवी चलते हैं हमारे, वो सैटेलाइट की वजह से चलती है। सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग उसको बोलते हैं। तो ये अमेरिका की सहायता से था। किसकी सहायता से? USA की सहायता से। इसके बाद में 76 के बाद में 77 79 यानी कि 2 साल स्टेप प्रोग्राम सैटेलाइट टेलीकॉम एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, ये जर्मनी और फ्रांस की सहायता से। तो सैटेलाइट के माध्यम से दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या था? दूर संचार। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो साइट प्रोग्राम का संबंध है, साइट प्रोग्राम का संबंध है सैटेलाइट के माध्यम से टीवी चलाने के लिए, और स्टेप प्रोग्राम का संबंध है सैटेलाइट के माध्यम से दूर संचार स्थापित करने के लिए। ये भी अपने आप में एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। 1979 के अंदर भास्कर फर्स्ट भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर संवेदी उपग्रह। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा होता है? दूर संवेदी उपग्रह। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था, तो भास्कर फर्स्ट, भास्कर प्रथम जो है
वो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था जो खुद भारत ने बना करके इसको लॉन्च किया था। फिर उसके बाद 81 में भास्कर सेकंड और 1981 में ही भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल, हालांकि एप्पल को बनाया अमेरिका ने था, लेकिन भारत में संचार स्थापित करने के लिए भारत के द्वारा प्रक्षेपित जो उपग्रह था वो था एप्पल, मैन्युफैक्चरर इसका अमेरिका था। तो आपको यहाँ पे मैंने फैक्ट्स सारे लिख दिए हैं, आपको साथ में ये बता दिया है कि कौन से में कौन सा आंसर करना है। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो उसकी लैंग्वेज को एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें कि कौन सी वाली चीज पूछी है। जल्दबाजी में पढ़ा हुआ आपका सारा होगा और जल्दबाजी में आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है चारों टाइप के ऑप्शन भास्कर भी मिले, साइड स्टेप एप्पल मिले और पूछ जो रखा है उसकी बजाय आपको आपने देखा एक्साइटमेंट में और जैसे ही क्वेश्चन में आपको भास्कर दिखा आपने टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा तटस्थ होकर के हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इस सेक्शन से। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आता है वो आता है साइंस वाला सेक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे और वही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं। सैटेलाइट उपग्रह को अगर हम बोले तो हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, वैसे बोलते हैं सैटेलाइट। देखिए ये कार्य करता है केपलर के नियम पे। क्यों? केपलर का नियम जो है वो ग्रहों की गति के ऊपर आधारित है और ग्रह हैं वो बेसिकली किसके उपग्रह, हमारी पृथ्वी किसका उपग्रह है, हमारी पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। हमारे पृथ्वी का जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी प्रकार से मानव के द्वारा निर्मित जो उपग्रह भेजे जा रहे हैं उसके लिए मेन सिस्टम कौन काम करता है, पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी प्रकार का सिस्टम हो जिसमें एक मेन सेंटर होता है और उसके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इससे संबंधित केपलर ने 3 नियम दिए थे इन ग्रहों की उपग्रहों की गति से संबंधित। पहला नियम जो है वो ये कहता है कि कोई भी उपग्रह होगा वो हमेशा क्या करेगा, एक दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्स के अंदर चक्कर लगाएगा दीर्घवृत्त में, यानी कि वो क्या नहीं करेगा, वो सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, वो रेक्टेंगुलर आयत के आधार पे नहीं जाएगा, वो वर्तीय कक्षा में गति नहीं करेगा, वो वर्ग की कक्षा में गति नहीं करेगा, बल्कि एक इलिप्स की कक्षा में गति करेगा उपग्रह। दूसरा नियम कहता है, और इसमें से जो सूर्य है वो 2 केंद्रों में से एक, देखिए इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त ऐसे होता है, इसमें एक माइनर एक्सिस होती है, एक मेजर होती है, 2 फोकस पॉइंट होते हैं। तो केपलर ने कहा कि सूर्य इनमें से एक फोकस पॉइंट पे होगा, एक केंद्र बिंदु पे होगा, 2 में से किसी एक केंद्र बिंदु पे, ये 1 मान लेते हैं, 2 इसके ऊपर होगा, और ग्रह जो होगा वो इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार आकार में क्या करेगा, गति करेगा। ये हो गया केपलर का पहला नियम। केपलर का दूसरा नियम है कि एक ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझेंगे। पहली बात तो हमने ये डिसाइड कर ली कि इस पाथ में ट्रेवल करेगा, दीर्घवृत्ताकार रूप से क्या करेगा, एक ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। दूसरा केपलर ने कहा कि इसको मिलाने वाली रेखा, ये पॉइंट ए कह देते हैं, ये बी कह देते हैं और ये सी कह देते हैं। तो ए से बी का यदि समय टी लगता है, ए से बी को जाने में यदि समय लगता है टी और बी से सी जाने में भी समय लगता है टी, तो समान समय अंतराल में, क्या कहा, समान समय अंतराल हो गया, यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी है, समान समय अंतराल के अंदर ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। दिखने में ऐसा लगे कि बराबर नहीं है बट बराबर होंगे। यही नियम है
कि समान समय अंतराल में एक रेखाखंड क्या करता है, समान क्षेत्र को कवर करता है, समान क्षेत्रों को पार करता है। ये केपलर का दूसरा नियम है ग्रहीय गति का। केपलर का जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि जो समय अंतराल होता है टी स्क्वायर वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग, कक्षीय अवधि का वर्ग, कक्षीय अवधि टी ले लिया आपने और उसका वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख कक्ष की लंबाई के घन के समानुपाती होता है। इसमें आपको अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये रिश्ता, ये जो रिलेशन है कक्षीय अवधि और अर्धवृत्त की, इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई है उसका आपको रिलेशन याद होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस में ये दिया हुआ होता है। एक ऑप्शन ये होगा, एक आपको ऑप्शन दे देंगे टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एक आपको ऑप्शन दे देंगे टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और एक आपको ऑप्शन दे देंगे टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस प्रकार से आपको रिश्ता, उसमें रिलेशन दिया हुआ होगा और एग्जाम में पूछा होगा, लेकिन सही रिलेशन ये होता है तो आप याद रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि आप और हम जब न्यूज सुनते हैं सैटेलाइट के बारे में तो कहा जाता है कि इसको लो अर्थ ऑर्बिट में रखा है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखा है, हाई अर्थ ऑर्बिट में रखा है। कहने का मतलब निम्न जो है भूकक्षा के अंदर, मध्यम भूकक्षा या उच्च भूकक्षा, इन सब के अंदर रखने की खबरें आती हैं। तो ये होती क्या है और कैसे इनको यूज किया जाता है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ा और बेटर बनाते हैं। तो इसके चारों ओर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष की ओर जाते हैं। तो अलग अलग जो है सर्कुलर पाथ को हम क्या करेंगे, उनकी हाइट के अनुसार निम्न भूकक्षा, मध्यम भूकक्षा और उच्च भूकक्षा, इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं। एक उपग्रह जो लॉन्च होगा यहाँ से, वो या तो इसमें जा सकता है या इसमें, इसमें या इसमें। ये निर्भर करता है पहली बात कि उपग्रह को किस प्रयोग में लिया जाएगा। यदि उपग्रह का प्रयोग क्या है, छोटे एरिया के लिए करना है, कम क्षेत्र के लिए करना है, तो हमें पता है कि कोई चीज, मान लीजिए ये आपका सरफेस है और इससे मुझे कम एरिया को ही देखना है तो मैं यहाँ पर भी जा करके इसको देख सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी हाइट को बढ़ाया तो ये इसके साथ साथ इधर और इधर का जो एरिया है उसको भी तो देख पा रहा है ये उपग्रह। तो यदि पहली बात कम ऊंचाई पे उन उपग्रह को भेजा जाता है जिनका एरिया ऑफ कवरेज, क्षेत्रफल जिसको कवर करना है वो छोटा हो। दूसरा, जिनका कार्य पृथ्वी के नजदीक रह करके उसको देखने का, ऑब्जर्व करने का ज्यादा हो, यानी कि पृथ्वी के पास की चीजों को ज्यादा देखना हो, उसको कम ऊंचाई पे भेजेंगे। अगर जिसका कार्य है कि ज्यादा एरिया को कवर करना है, ज्यादा लोगों को कवर करना है और छोटी डिटेल्स पे ध्यान नहीं देना है तो उसको ज्यादा ऊंचाई पे भेजेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न जो है पृथ्वी के चारों ओर की जो कक्षाएं हैं, वो कक्षाएं क्या हैं, वो सर्कुलर पाथ हैं, वो वर्तीय कक्षाएं हैं जिनके अंदर उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है और उस कक्षा में रह करके वो इस प्रकार से पृथ्वी के ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। और कक्षा किस पे डिसाइड की जाती है वो मैंने आपको बता दिया, उसके प्रयोग के आधार पर डिसाइड की जाती है, उसकी कैपेसिटी के आधार पे डिसाइड की जाती है। तो कक्षाओं के बारे में एक बार हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, LEO भी बोलते हैं और साधारण भाषा में इसको लियो भी बोल देते हैं। हिंदी में कहे तो निचली पृथ्वी कक्षा या निम्न भू कक्षा भी बोलते हैं इसको, निम्न भू कक्षा।
ये होती है लगभग पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर पे, और 160 से 2000 किलोमीटर तो इसकी टोटल रेंज है। यानी कि यहाँ से देखें तो 160 से लेकर के 2000 किलोमीटर, इस रेंज के बीच की ये जो कक्षाएं हैं, ये आपकी कहलाएंगी निम्न भू कक्षाएं कहलाएंगी। जनरली यूज की जाती है 400 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की हाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट में से। 160 से 2000 जा सकते हैं, लेकिन यूज की जाती है 400 से लेकर के 1200। अब 400 से 1200 में जो वर्तीय कक्ष होंगे, उनमें जो सैटेलाइट्स प्रक्षेपित किए जाएंगे वो यहाँ पे किस में आएंगे, निम्न भूकक्षा उपग्रहों के अंदर आएंगे, उनकी श्रेणी। इसमें ज्यादातर भू सर्वेक्षण, अर्थ ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा था यदि हमें अर्थ को, भूमि को ऑब्जर्व करना तो उसके नजदीक रहना पड़ेगा, तो नजदीक रहना पड़ेगा तो निम्न भू कक्षाओं में क्या किया जाता है, भू सर्वेक्षण उपग्रहों को रखा जाता है। इसमें जो उपग्रह प्रक्षेपित हो जाता है वो एक बार में पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए लगभग 90 मिनट का समय लेता है। एक बार अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए क्या करता है, 90 मिनट का समय लेता है। मानव क्रू वाले जो मनुष्य स्पेस के अंदर जाते हैं, मानव अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वो कौन सी कक्षा में जाते हैं, निम्न भू कक्षा में जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू कक्षा उपग्रह के अंदर मानव क्रू को भेजा जाता है, मानव अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है, निम्न भू कक्षा वाले उपग्रह जो होते हैं उनमें ही जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मध्यम भू कक्षा। मध्यम भू कक्षा की अगर हम बात करें तो 2000 से 36,000 किलोमीटर, लेस देन 36,000 होगा। एग्जैक्टली बात करें, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसमें एग्जैक्ट पूछ रखा था, 35,786 होती है, 35786 किलोमीटर। यहाँ तक की जो कक्षाएं हैं वो कहलाती है मध्य भू कक्षाएं। इसमें भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया इसको। पहले 18,000 से 22,000, ये जो क्षेत्र होता है, यानी कि पृथ्वी से 18,000 से लेकर के 22,000 किलोमीटर तक का ये जो एरिया है ऊंचाई वाला, इस क्षेत्र के अंदर जो इतनी ऊंचाई पे उपग्रह रखे जाते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, नौ परिवहन उपग्रह होते हैं, नेविगेशन वाले होते हैं। नेविगेशन या नौ परिवहन उपग्रह आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो कि पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। आप अपने मोबाइल के अंदर जीपीएस सिस्टम ऑन करते हैं और आसानी से अपनी जो है एक लोकेशन से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। वो कौन कर रहा है वो कार्य, आपको रास्ता दिखाने का कार्य कौन कर रहा है, उन रास्तों को जान कौन रहा है, वो नौ परिवहन उपग्रह कहलाते हैं। तो इतनी ऊंचाई पे ये रखे जाते हैं 18,000 से 22,000 पे। और इनका जो टाइम पीरियड होता है इस ऊंचाई पे पृथ्वी के चारों ओर एक बार चक्कर काट के आने का, वो टाइम पीरियड होता है लगभग 2 घंटे का। देखिए जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे उतना ही टाइम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी परिधि जिसको वो कवर करना है वो भी तो क्या हो रही है, यहाँ पे इस कक्षा की क्या हो रही है, रेडियस बढ़ती जा रही है। और ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा, ये और रास्ता तय करना होगा, तो टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 90 मिनट थे, यहाँ पे 2 घंटे हो गए। और यदि एग्जैक्ट 36,000 किलोमीटर के लगभग की ऊंचाई पे रखें, ये 22,000 था, आप 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रखोगे तो वो होते हैं आपके ज्यादातर संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन उपग्रह, और इनका टाइम पीरियड होता है 24 घंटे। यानी कि जिस प्रकार से पृथ्वी अपने चारों ओर एक बार जो है चक्कर काटती है, अपनी धुरी पे घूमती है 24 घंटे में, तो वैसे ही एक संचार उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर का कंप्लीट चक्कर काटता है 24 घंटे के अंदर। अब आपको यहाँ से मेरा वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि संचार उपग्रह को 36,000 किलोमीटर पे क्यों रखा है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाएगा, अब मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, एक जो संचार उपग्रह है वो यहाँ पे है, तो इसकी वजह से वो इतना एरिया कवर कर पा रहा है। और सेम इसकी तरह यहाँ पे संचार उपग्रह रखा तो एक ही उपग्रह क्या करेगा, अब ये कर रहा है इतना एरिया कवर टोटल,
और आपका ये वाला कर पा रहा था इतना एरिया कवर। तो देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितना आप ऊंचाई पे लेके जाएंगे उतना ही आपका क्या होगा, संचार उपग्रह को आसान होगा ज्यादा एरिया कवर करना। अब नेक्स्ट आपका आता है हाई अर्थ ऑर्बिट यानी कि उच्च भू कक्षा। उच्च भू कक्षा जो है ये होती है 36,000 या इससे ज्यादा की किलोमीटर की ऊंचाई पे हो पृथ्वी से। तो इसका टाइम पीरियड भी 24 घंटे होता है। संचार उपग्रह और मौसम संबंधित, मौसम की भविष्यवाणी करने से संबंधित जो उपग्रह होते हैं वो इस कक्षा के अंदर रखे जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा किसके बारे में, विभिन्न प्रकार की कक्षाएं जिसके अंदर सैटेलाइट्स को रखा जाता है। अब हम सैटेलाइट्स के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। सबसे पहले भूस्थिर उपग्रह जिनको कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कौन से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। यही कारण है कि इनको कहते हैं भूस्थिर, क्योंकि पृथ्वी भी अपना एक जो चक्कर है वो कितने घंटे में पूरा करती है, दिन रात पूरे करने का 24 घंटे में करती है। 24 घंटे में जब पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है तो उसी के साथ साथ ये उपग्रह भी क्या हो रहा है, इस तरीके से बराबर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। जिस गति से पृथ्वी घूम रही है उसी गति से ये घूम रहा है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे है, मान लीजिए पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है तो ये भी बराबर घूम रहा है, तो ये पृथ्वी के एक हिस्से पे लगातार दिख रहा है, लगातार एक हिस्से को दिख रहा है। तो ये इसके रेस्पेक्ट में ऐसे लगेगा कि ये तो क्या हो गया, स्थिर हो गया, चल ही नहीं रहा है। इस प्रकार से हमें आभास नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है, हमें पृथ्वी स्थिर महसूस होती है। यही केस इसके साथ होता है, इसलिए इसको कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। लगभग वर्तीय कक्षा होती है इसकी। कौन सा होता है, ये पूछ सकते हैं कि भू स्थिर उपग्रह कौन सी कक्षा में घूमता है, वर्तीय कक्षा में घूमता है। और वैसे ऑर्बिट देखें तो 36,000 से ज्यादा की या उससे ऊंची जो इसकी ऊंचाई है तो ये हो गया हाई अर्थ ऑर्बिट, उच्च भू कक्षा हो गई, सबसे ऊंची वाली भू कक्षा हो गई। इसको क्लार्क कक्षा भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, जे क्लार्क ने की थी। तो उनके नाम के रेस्पेक्ट में इसको क्या कहा जाता है, क्लार्क कक्षा कहा जाता है। और दूसरी चीज क्या है, देखिए ये पृथ्वी की क्या है, भूमध्य रेखा है। तो ये जो उपग्रह होते हैं आप 3 डायमेंशनल में सोचिएगा कि ये जो उपग्रह होगा ये पृथ्वी से इधर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके चारों ओर इस भूमध्य रेखा के पैरेलल चक्कर लगाएगा। मान लीजिए कि ये जैसे भूमध्य रेखा है, ये मेरा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कड़ा है, ये भूमध्य रेखा है अर्थ की। तो ये बिल्कुल इसके साथ में पैरेलल क्या करता है, इस प्रकार से चक्कर लगाता है। तो इसी वजह से इन तीनों फीचर्स के कारण ये क्या होता है, वो स्थिर उपग्रह होता है। क्वेश्चन एक तो भूमध्य रेखा से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपग्रह जो है वो भूमध्य रेखा के पैरेलल होकर के पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में चक्कर पूरा करता है, तो वो होता है आपका भू स्थिर उपग्रह। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे भू समकालिक उपग्रह। भू समकालिक यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसमें सारे के सारे फीचर जो हैं वो आपके भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाले ही हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जिस प्रकार से ये अर्थ की इक्वेटर है इसके पैरेलल लग रहा था, इसके अंदर जो है अर्थ के साथ में पैरेलल न लगते, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके पैरेलल न चल करके इसके चारों ओर जो उपग्रह है वो किसी एंगल पे चलेगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो भूमध्य रेखा के साथ में इसका क्या बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। बाकी सब चीजें वही हैं, 24 घंटे में ही चक्कर पूरा करेगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होगा। बस भूमध्य रेखा के क्या समानांतर नहीं होता है, भूमध्य रेखा से कुछ एंगल पे इसका इंक्लाइनेशन होता है, टेढ़ा होता है ये।
इस प्रकार से ये भूमध्य रेखा है, तो इसके साथ में कुछ एंगल पे होता है इसका घूर्णन चारों ओर बढ़ती कक्षा में, तो इसको कहते हैं जियोसिंक्रोनस यानी कि भू समकालिक उपग्रह। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा पोजीशन के आधार पे कि पोजीशन पृथ्वी के रेस्पेक्ट में है, तो दो टाइप के उपग्रह हो गए, एक तो आपका हो गया भूस्थानिक और दूसरा हो गया जो आपका भूस्थिर और एक भू समकालिक हो गया। अब हम देखेंगे कि कार्य के आधार पे, देखिए कार्य के आधार पे उपग्रहों को क्या किया गया है, मोटे मोटे तौर पे एक तो संचार उपग्रह होते हैं, दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, और आपके नेविगेशन सैटेलाइट जैसे कि पथ प्रदर्शक वाले मैंने बात की थी वो होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होते हैं, और एक आध जो और टाइप हम पढ़ेंगे। तो ये सारे उपग्रह किसके आधार पे वर्गीकृत किए गए हैं, कार्य के आधार पे। सबसे पहले आता है संचार उपग्रह जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि हमने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो हमने आपका स्पेस कम्युनिकेशन पढ़ा था उसमें। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसमें देखिए क्या होता है, ये सैटेलाइट है, उपग्रह है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। ये होती है सोलर प्लेट्स, जो कि सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना इस सिस्टम को चलाती हैं। अब एक संचार उपग्रह किस प्रकार से कार्य करता है, ये फटाफट हम देख लेते हैं। पृथ्वी पे जो स्टेशन है, यहाँ से संदेश भेजा जाता है जिसका संचार आपको करवाना है। वो संदेश जिस फ्रीक्वेंसी पे भेजते हैं उसको बोलते हैं अपलिंक। अप यानी कि ऊपर, ऊपर भेजना है, तो ये क्या होता है, अपलिंक होता है। ये जाता है सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट संचार करने में काम आता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर को हिंदी में भी ट्रांसपोंडर बोलते हैं। ट्रांसपोंडर में 3 चीजें होती हैं, एक तो रिसीवर होता है जो रिसीव करता है, एक एम्पलीफायर होता है जो कि एम्पलीफाई करता है, और तीसरा होता है ट्रांसमीटर जो कि वापस से नीचे भेजता है। और इन तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है, ट्रांसपोंडर कहा जाता है। तो अर्थ स्टेशन की अपलिंक मैसेज को रिसीवर ने रिसीव किया, फिर उसके बाद में एम्पलीफायर ने इसको एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको, पावर को बूस्ट करना, क्योंकि जब नीचे से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे संदेश पहुंचा तो रास्ते में अनेक प्रकार को उसको जो है टकरा, उसके परावर्तन और अपवर्तन दोनों हुए हैं। बादलों से अपवर्तन परावर्तन हुआ है, बीच में बिल्डिंग्स आई हैं उनसे हुआ है, या किसी अन्य प्रकार के आयन वगैरह हैं, आयन मंडल से वो निकल के आया है तो उनसे हुआ है। तो उसकी जो पावर है वो कम हो गई, उस पावर को क्या किया जाता है, वापस से बूस्ट किया जाता है ताकि अगली जगह पे अच्छा संदेश कंप्लीट बिना किसी डिस्टोर्शन के भेज सके। तो एम्पलीफाई ने किया, फिर ट्रांसमीटर उसको क्या करेगा, यूजर यानी कि जो उपयोग करता है उसको वापस भेज देगा, और इस को बोलते हैं डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी। डाउन नीचे, नीचे भेजना है वापस अंतरिक्ष से, तो ये हो गई डाउन लिंक। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। कौन से प्रकार की तरंगे प्रयोग में ली जाती है, इसमें ये पूछा जाता है कि संचार उपग्रह में कौन सी तरंगे प्रयोग में लेते हैं। माइक्रोवेव भू स्थिर कक्षा में स्थापित होता है, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है दूर संवेदी उपग्रह। दूर संवेदी उपग्रह का नाम इंग्लिश में हम देखें तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसको बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है दूर संवेदी उपग्रह, यानी कि दूर पे उपस्थित चीजों को संवेदनशील होकर के उनको ग्रहण करना, उनसे इंफॉर्मेशन निकालना। तो ये होता है दूर संवेदी उपग्रह का काम। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। कुछ भी बड़ा इसमें चीज नहीं है। पैसिव वो होता है जो सूर्य की परावर्तित किरणों का प्रयोग करता है। जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, सूर्य की किरण इससे आई, टकरा करके वापस गई। यहाँ पे सैटेलाइट है और इसने इस सूर्य की परावर्तित किरण को क्या किया,
एज ए इंफॉर्मेशन यूज में लिया, इसने अपनी खुद की कोई किरण नहीं भेजी थी। तो सूर्य की किरण, और ज्यादातर सूर्य की किरणों में भी कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड। याद कर लेना है, हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पे शुरुआत होती है, जैसे गामा रेज से, फिर एक्स रेज, वाई। तो ये जो आपकी रेज होती हैं, अलग अलग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तो उनमें से कौन सी वेव्स को प्रयोग में लेता है, इंफ्रारेड। और ऊपर संचार उपग्रह में कौन सी थी आपकी, माइक्रोवेव्स, वहां पे हमने माइक्रोवेव्स को प्रयोग में लिया था। तो ये अगर सूर्य की परावर्तित इंफ्रारेड को प्रयोग में ले तो होता है पैसिव, और इसकी बजाय यदि खुद उपग्रह अपनी एक इसने किरण भेजी, वो भेज के इससे टकराएगी, यहाँ से कुछ संवेदना उसको जो ग्रहण करनी थी, रिमोट सेंसिंग इसी प्रकार से होता है। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, किरणें आपतित की जाती हैं, जब आपतित किरणें वापस परावर्तित होकर के आती हैं, तो वो अपने साथ में क्या लेती हैं, उस सतह के आधार, उस सतह की संरचना के आधार पे कुछ वापस आती है, कुछ वहीं पे रह जाती है। तो इस आधार पे क्या किया जाता है, सतह के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है। अब यही जब वापस आएगी, तो खुद की भेजी हुई किरण टकरा करके वापस आए, तो ये होता है एक्टिव रिमोट सैटेलाइट। खुद के सैटेलाइट की जो किरणें कौन सी होती है, इसमें प्रयोग होती है माइक्रोवेव, इसमें होती है इंफ्रारेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पैसिव में होती है इंफ्रारेड, एक्टिव में होती है माइक्रोवेव। इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, भू सर्वेक्षण में किया जाता है। भू सर्वेक्षण का मतलब कि कहीं पे कितने एरिया में बाढ़ का पानी भरा है, कितने एरिया में टिड्डी दल आया था, कितने एरिया में सूखे के कारण जो है फसल खराब हो गई। तो ये सब क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पे इस तरीके का भू सर्वेक्षण इन उपग्रहों के माध्यम से किया जाता है। तो किसानों को मुआवजा देना होता है बाढ़ के कारण, या फिर टिड्डी दल के कारण, या सूखे, अकाल, या आगजनी की, बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनसे आती है। इसके अलावा सैन्य खुफिया जानकारियां जुटाने में क्या किया जाता है, इनको आपतित किया जाता है बॉर्डर एरिया में, और जहां जहां पे सुरंगें बनी हुई होंगी, तो वहां का इनसे इंफॉर्मेशन निकल आती है। तो इस प्रकार की सैन्य खुफिया। और वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्षेत्र के अंदर, वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा कि कहीं पे कोई नया कस्बा बसाना है, कस्बा बसाने के लिए क्या चाहिए होता है कि जहां पे नया शहर बसाना है, उसके नीचे की जमीन ज्यादा भूकंप वाली नहीं हो। तो इसका पता कैसे किया जाता है, दूर संवेदी उपग्रह से। वहां पे भूकंप जोन का पता लगा लेंगे कि भूकंप का जो संभावना है यहाँ पे बहुत कम है, तो भविष्य में नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार की, और उसके नीचे कितना पानी है, कितनी गहराई पे पानी है, ताकि भविष्य में जब जनसंख्या यहाँ पे रहेगी तो उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वाणिज्य और आर्थिक क्षेत्र की, ये सब भी कौन जुटाता है, भू सर्वेक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट हमारा भू सर्वेक्षण को कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ईओ से दर्शाते हैं। और हाल ही में लास्ट जो सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है, वो भी भू सर्वेक्षण के लिए EOS-4, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 जो है, वो 2022 के अंदर हमारा लेटेस्ट जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, वो यही है, भू सर्वेक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं हम हमारे तीसरे टाइप का उपग्रह, जो कि है नौवहन उपग्रह, यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट, जिसका काम होता है आपको लोकेशंस बताना, लाइव ट्रैफिक लोकेशन, दूरी का मापन करना, अन्य लाइव लोकेशन। आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप से अपने चिर परिचित कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, तो फटाफट क्या करते हैं, उसको रास्ता नहीं पता, आप लाइव लोकेशन भेज देते हैं, और उस लाइव लोकेशन को ऑन करते ही अपने आप रास्ता बताते हुए वो आपके पास उसको ले आता है। ये सारे काम कौन कर रहा है, वो उपग्रह जो कि नेविगेशन के लिए डेडिकेटेड है, ऊपर उपस्थित है, वो ये काम कर रहा है। तो ट्रैफिक की जानकारी, दूरी मापने के लिए आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, लाइव लोकेशन उपग्रह कितने होने चाहिए,
यानी कि एक जीपीएस सिस्टम की तरह, जीपीएस तो हालांकि अमेरिका का है, उसी टाइप का कोई नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है तो कितने मिनिमम संख्या में उपग्रह होने चाहिए, वो उसकी ऊंचाई के आधार पे होता है। मान लीजिए कि मध्यकाल की जो कक्षा है, मध्य जो भू कक्षा है उसमें रख रहे हैं तो मिनिमम जो है 6 × 4 पूरी पृथ्वी हेतु 24 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। 24 उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो पूरी पृथ्वी का क्या कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। इसी तरीके यदि हाई अर्थ ऑर्बिट, उच्च भू कक्षा, हाई अर्थ ऑर्बिट कौन सी, उच्च भू कक्षा में यदि रखेंगे सैटेलाइट को तो ये पूरी पृथ्वी को 4x4 के अंदर भी क्या कर सकता है, कवर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रखने होंगे, 16 रखने होंगे और यहाँ पे 24 रखने होंगे। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यदि इस कक्षा में रखे जाएं तो पूरी पृथ्वी के मापन हेतु कितने उपग्रह चाहिएंगे, यदि इस कक्षा में रखे जाएं तो कितने चाहिए होंगे मिनिमम, तो 24 और 16 हो गए। अब विश्व के प्रमुख नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स की हम बात कर लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। मैच द फॉलोइंग कि कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट कौन से देश का है, 4 दे देंगे, 4 देश से मिलान कीजिए। तो देखिए जीपीएस सिस्टम यूएसए का है, यानी कि अमेरिका का हो गया। ग्लोनास, ग्लोनास सिस्टम जो है वो रूस का है, रशिया का हो गया। गैलीलियो सिस्टम जो है वो यूरोपियन देशों का है। यूरोपियन देश हमें पता है 28 देश वो एक साथ यूरोपियन एजेंसी के तहत कार्य करते हैं, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, इनका क्या है, गैलीलियो है। बाइटू और कैंपास, ये है चीन के, दो सिस्टम है, बाइटू और कैंपास, ये दोनों चीन के हैं। QZSS जो है वो है जापान का। और भारत के अगर हम बात करें तो दो हैं, गगन, गगन का मतलब है पहले जी से है जीपीएस, अमेरिका। पहला हमारा जो गगन सिस्टम है वो अमेरिका की जीपीएस की सहायता से चलता है। तो गगन की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपीएस, ए फॉर एडेड यानी कि सहायता प्राप्त, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी कि जीपीएस की सहायता से हमारा भू नेविगेशन यानी कि आपका पथ प्रदर्शन करने वाला सैटेलाइट सिस्टम, इसको बोलते हैं गगन। ये भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में, भारत की एयर इंडिया, इंडिगो, इन सब की जो एयरलाइंस हैं वो आसमान में ट्रेवल कर पाती है, कब कहाँ पे किसको लैंड करना है, किसको टेक ऑफ करना है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये किसके सहायता से तय की जाती है, गगन सिस्टम से की जाती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, एक तो गगन की फुल फॉर्म हो गई और दूसरा गगन सिस्टम का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है, तो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में होता है। दूसरा भारत का जो है नेविगेशन सिस्टम है वो है नाविक, जो कि लेटेस्ट है। नाविक को एक तो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हम तो ये सोचेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में। आपने देखा होगा राजस्थान के एग्जाम में इसी को ऐसे प्रकार से लिख देंगे, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो हमें याद यही रखनी है, नाविक की फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, और इसका आगे का हिस्सा है उसको लिखा है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि भारतीय क्षेत्र का नौवहन सिस्टम, नौवहन यानी कि पथ प्रदर्शन करने वाला सिस्टम। तो इसके फुल जो नाम होता है वो तो है नाविक IRNSS, लेकिन हालांकि इसको कहा जाता है नाविक। भारत का लोकल यानी कि खुद का जीपीएस सिस्टम है। गगन जो है, गगन हम किसकी सहायता से चला पा रहे थे, गगन हम जीपीएस सिस्टम की जो कि अमेरिका है उसकी सहायता से। ये हमने खुद का क्या किया है, लॉन्च किया है उपग्रहों को और उसकी सहायता से इसको डेवलप किया है। वैज्ञानिक उपग्रह, चौथे टाइप के उपग्रह कौन से आते हैं, वैज्ञानिक उपग्रह आते हैं।
इसमें सूर्य, अंतरिक्ष, ग्रहों से संबंधित जानकारी जुटाने हेतु जो उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, सूर्य के कोरोना के अंदर सूर्य की जो सबसे बाहर वाली परत है उसमें कितना टेम्परेचर है, इसी प्रकार से शुक्र ग्रह को स्टडी करने के लिए, बृहस्पति ग्रह को स्टडी करने के लिए, मंगल ग्रह को स्टडी करने के लिए इस प्रकार के जो मिशन भेजे जाते हैं, इस प्रकार के जो उपग्रह भेजे जाते हैं, वो आपके आते हैं वैज्ञानिक उपग्रहों में। जैसे कि अभी भारत भेजेगा आदित्य L1, आदित्य L1 उपग्रह जो कि ड्यू लॉन्चिंग इसकी 2022 में है। ये सूर्य की कोरोना को यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है उसको स्टडी करने के लिए, उसमें कैसे क्या होता है प्रक्रिया, उसको स्टडी करने के लिए जाएगा। जैसे कि हमने भेजा था मंगलयान, मंगलयान ने क्या किया था, मंगल ग्रह को जाकर के स्टडी किया था। तो वो कौन सी श्रेणी का था, वैज्ञानिक उपग्रह। एक होते हैं आपके 5वें मौसमी उपग्रह है, ये ध्रुवीय उपग्रह या भूस्थैनिक होते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि पोलर ऑर्बिट में भी हो सकते हैं और आपके भू स्थिर कक्षा में भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द नया आया है, पोलर ऑर्बिट। कुछ नहीं होता, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। तो वो उपग्रह है जो इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव है। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का मैंने ये बता दिया नॉर्थ पोल, ये है मेरा साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जो उपग्रह है नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर से होकर के ही गुजरे, चाहे वो इस प्रकार से इस प्रकार से, यानी कि वो ऐसे नहीं गुजरेंगे, नॉर्थ से साउथ पोल होते हुए ही गुजरेंगे अपनी कक्षा में, वर्तीय कक्षा में। उन उपग्रहों को कहा जाता है पोलर सैटेलाइट्स या फिर ध्रुवीय उपग्रह है। तो जो मौसमी उपग्रह है वो ध्रुवीय उपग्रह भी हो सकते हैं और भूस्थैनिक जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कोई से भी हो सकते हैं। ये हर तरह के मौसम की जानकारी देते हैं, जैसे कि इंडिया का INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम 3D, ये क्या है, एक मौसम उपग्रह है। अब देखिए जो उपग्रह हैं ये विभिन्न आवर्तियों पे कार्य करते हैं। तो कौन से उपग्रह के लिए कौन सी आवर्तियां जो है, कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड डिसाइड किया गया है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस पे भी एक चर्चा कर लेते हैं हम। एल बैंड जो होता है वो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज होती है, और ये जो GPS सिस्टम यानी कि नेविगेशन वाला जो है वो इस पे कार्य करता है। एस बैंड और सी बैंड 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, ये करते हैं टीवी के अंदर जो सैटेलाइट इस्तेमाल आते हैं। जो टीवी हम देख पाते हैं वो कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड को इस्तेमाल करते हैं, वो सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए एस बैंड और सी बैंड को। जो आपका एक्स बैंड है जिसको क्रॉस बैंड भी बोलते हैं, ये 8 से 12 गीगाहर्ट्ज का होता है और इसमें किसी अन्य को उपयोग की इजाजत नहीं होती, ये सेना के प्रयोग के लिए होता है एक्सक्लूसिवली। यानी कि 8 गीगाहर्ट्ज से 12 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो हमारी सेना को डिसाइड की होती है, दी हुई होती है, अन्य किसी भी प्रकार का कमर्शियल प्रयोग उनका नहीं किया जाता है। 12 से 18 को बोलते हैं कू बैंड और 24 से 40 को बोलते हैं का बैंड। कू और का बैंड जो है वो दूर संचार उपग्रह के अंदर काम आते हैं। जिसमें से भी कू बैंड है ये HD टीवी, ये क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पे कि HD टीवी के लिए सैटेलाइट कौन से बैंड का प्रयोग करता है। हो सकता है आपसे फ्रीक्वेंसी रेंज ना पूछे क्योंकि ये बहुत डीप में हो जाएगा, लेकिन आपको बैंड के नाम पता होना चाहिए। तो कू बैंड जो है वो HD टीवी की ब्रॉडकास्टिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हमने पढ़ ली डिफरेंट आवर्ती बैंड। अब हम पढ़ते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। देखिए सैटेलाइट यानी कि उपग्रह को यदि अंतरिक्ष में भेजना है तो उसके अंदर खुद के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो जा सके, उसको भेजने के लिए उसके साथ में क्या होता है, लॉन्च व्हीकल होता है, यानी कि प्रक्षेपण यान होता है। वो जो लॉन्च व्हीकल होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं अपनी कैपेसिटी के आधार पे। जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही भारी क्षमता का उपग्रह है, उतनी ही ज्यादा ऊंचाई पर ले जाकर के वो क्या कर सकता है, प्रक्षेपित कर सकता है। तो हम बात करें कि अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स की,
जो कि इंडिया में प्रयोग में आए हैं शुरुआत से लेकर के अभी तक। तो सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV आया था, इसको इसरो ने ही बनाया था। ये रिटायर हो चुका है, यानी कि अब ये प्रयोग में नहीं लिया जाता। इसने अपनी सेवाएं दी थी 79 से 83 तक, और ये सॉलिड ईंधन का प्रयोग करता था। और हमने जो शुरुआत में देखा था कि सबसे पहले कौन सी सीरीज के सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, रोहिणी। तो रोहिणी सीरीज को लॉन्च करने का काम किया था SLV ने। नेक्स्ट आते हैं ASLV। ASLV का मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और A यहाँ पे ऐड हुआ है तो इसका मतलब होता है ऑगमेंटेड। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, ऑगमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है कुछ और जोड़ देना। तो जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उसमें यहाँ पे उपग्रह रख दिया जाता था, और बाकी का जो क्षेत्र होता था इस लॉन्च व्हीकल में, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल रखा जाता था। ये हो गया आपका SLV। अब ऑगमेंटेड ASLV में क्या होगा, ये फ्यूल जो है इसको क्या कर रहा था, मान लीजिए 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही ले जा रहा था, लेकिन मुझे उपग्रह भेजना है 1000 किलोमीटर पे, तो और ज्यादा थ्रस्ट उत्पन्न करना पड़ेगा। जितना नीचे से थ्रस्ट उत्पन्न करेंगे उतनी ही ऊंचाई पे सैटेलाइट जाएगा। तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पे और जो है फ्यूल के कैप्सूल्स को ऐड कर दिया। तो ऑगमेंट करना का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, कुछ एक्स्ट्रा डालना। तो एक्स्ट्रा इस SLV में एक्स्ट्रा सॉलिड फ्यूल को और ऐड किया साइड में, तो ये हो गया ASLV। इसी को कह देते हैं ASLV। तो ASLV भी इसरो ने ही बनाया। ये जब रिटायर हुआ उसके बाद में 87 से 94 तक इसने काम किया और रिटायर हो गया है। अब ये सॉलिड फ्यूल को ही काम में लेता था। ये इसने अलग अलग जो है अन्य सीरीज इसके बाद की, जैसे कि भास्कर वाली थी इस रेंज में, इस दौरान पे जितने सैटेलाइट लॉन्च किए थे उनके लिए कार्य किया। PSLV के अंदर P स्टैंड फॉर, जैसे इसमें ऑगमेंटेड था, इसी प्रकार से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यानी कि अभी अभी मैंने आपको पोलर ऑर्बिट, पोलर कक्षा के बारे में बताया था। उस कक्षा में पहुंचाने के लिए सैटेलाइट को जो लॉन्च व्हीकल चाहिए, भेजने वाला रॉकेट चाहिए, उसको कहेंगे PSLV। इसको भी इसरो ने बनाया है। ये अभी यूज में है। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के क्या करता है, ईंधन प्रयोग में लेता है। सॉलिड और लिक्विड, हम ईंधन पे भी बात करेंगे। और ये तीनों प्रकार की कक्षाओं में, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। अभी तो आप सोचेंगे कि मैडम ने कहा था पोलर। देखिए, पोलर का मतलब तो सिर्फ एक चीज फिक्स हो गई कि नॉर्थ से साउथ पोल से होकर के गुजरेगा। अब नॉर्थ से साउथ पोल होकर के गुजर रहा है, लेकिन कितनी ऊंचाई से होकर के गुजर रहा है। मान लीजिए यहाँ से गुजर रहा है, तो मैं कहूंगी कि ये नॉर्थ से साउथ लो अर्थ ऑर्बिट में से होकर गुजर रहा है। और बढ़ा दिया तो अब नॉर्थ से साउथ मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, और बढ़ा दिया तो नॉर्थ से साउथ हाई अर्थ ऑर्बिट में। यानी कि एक पोलर व्हीकल होते हुए भी वो तीनों प्रकार की जो ऑर्बिट है, तीनों प्रकार की जो वर्तीय कक्षाएं हैं, ऊंचाई के आधार पे उन तीनों में ही प्रक्षेपित कर सकता है। अब आता है सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इंपॉर्टेंट GSLV, जिसको क्या बोलते हैं, जियोस्टेशनरी लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको भी इसरो ने बनाया है और ये अभी यूज के अंदर है। ये सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक तीनों प्रकार के ईंधन प्रयोग में लेता है। इसके अंदर दो वर्जन है, GSLV Mk2 और GSLV Mk3। इनकी जो कैपेसिटी के आधार पे है, जैसे कि Mk3 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फैट बॉय ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, फैट बॉय, क्योंकि ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में तो 8000 किलो का पेलोड ले जा सकता, 8000 किलो तक की सैटेलाइट्स को ले जा सकता है ये लॉन्च व्हीकल। और हाई अर्थ ऑर्बिट में 4000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे साथ में फ्यूल्स की बात की, तो
सैटेलाइट के जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसमें कौन कौन से ईंधन प्रयोग में लिए जाते हैं? सॉलिड के अंदर HTPB और LTPB। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी आगे फर्दर डिटेल्स मुझे नहीं लगता वीडियो की एग्जाम में आएंगी। हालांकि जब हम RAS के लिए इसको पढ़ेंगे तो RAS की एग्जाम में हम इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पे फर्दर डिटेल में आता है। हाइड्रोक्सीटेल, पॉलीब्यूटाडाइन और LTPB, ये आपको क्या है नाम पता होना चाहिए। दोनों सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं। लिक्विड यानी कि तरल फ्यूल जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो वो दो प्रकार का होता है, UDMH और MMH। और यदि बहुत कम ताप, जब मैंने कहा था क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक शब्द का मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बहुत ही कम टेम्परेचर। बहुत ही कम कितना? माइनस में कितना? लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने कम तापमान पे जब फ्यूल को रखा जाता है तो वो कहलाता है आपका क्रायोजेनिक। और इस फ्यूल को प्रयोग करने वाला इंजन कहलाता है क्रायोजेनिक इंजन, जो कि आपका GSLV MK3 में प्रयोग हो रहा है, GSLV MK2 में प्रयोग हो रहा है। क्योंकि ये जो ईंधन होता है लिक्विड हाइड्रोजन, ये बहुत कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है? ज्वलनशील हो जाता है। तो इसको और भी कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है, और ये एकदम से बहुत ज्यादा थ्रस्ट उत्पन्न करता है। वो थ्रस्ट उत्पन्न करके क्या करता है? सैटेलाइट को अपने साथ ज्यादा ऊंचाई पे लेके जाता है, ज्यादा भार को भी। तो ये हमने पढ़ा ईंधन के बारे में। तो अभी तक हमने सारे जो कॉन्सेप्ट एटसेट्रा सैटेलाइट से संबंधित हैं उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपको सामने दिख रही है भारत के इम्पोर्टेंट सैटेलाइट मिशन। यहाँ पे मैंने जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सैटेलाइट मिशन को एनलिस्ट किया है। हालांकि इनके अलावा भी कुछ और सैटेलाइट मिशन इम्पोर्टेंट हैं। उन सब की लिस्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूंगी, तो आप वहां से एक बार उनसे गो थ्रू जरूर होएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि हमें नहीं पता कि इनके अलावा भी कुछ ऐसा ही पूछ लें एग्जाम में जो हमें इम्पोर्टेंट ना लगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है बॉस, ये भी हम क्या करेंगे? रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक रखे हैं, आपको सारी लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगेन जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीतम चौधरी के नाम से सर्च कीजिएगा, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियोस की भी PDF मिलेगी और इसकी भी PDF मिलेगी, प्लस आपको मिलेंगे इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स हैं उनके लॉन्चिंग्स के बारे में आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं सबको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड चीज है, इसमें कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता है। फिर भी जैसे कि हम बात करें 2002 में कल्पना 1 है, ये पहला मीटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट था। मीटीरियोलॉजिकल होता है मौसम संबंधी, मौसम संबंधित जो सैटेलाइट होता है उसको मीटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट कहते हैं। 2004 में GSAT-3 है, वो पहला एक्सक्लूसिवली एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट था, शिक्षा संबंधित था। चंद्रयान 2008 में आया था। और इस प्रकार से मैं आपके सामने एक बार जो है मुझे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इम्पोर्टेंट लगते हैं वो 2021 वाले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी लोग बाकी जो है आप सारे के सारे देख लीजिएगा। सारे मैंने उनके सामने उनको डिस्क्राइब कर दिया कि ये जो सैटेलाइट है क्यों इम्पोर्टेंट है। 2021 में 28 फरवरी को एमेजोनिया 1 नाम का सैटेलाइट जो है वो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आप लोगों को क्या करोगे, जब आप पढ़ोगे तो बहुत फेमिलियर लगेगा ये सब। C-51 से लॉन्च किया, तो ये तो क्या हो गया? लॉन्च व्हीकल हो गया। और सैटेलाइट का नाम क्या है जिसपे ये लेकर के गया था? किसको? अमेजोनिया 1 को। इसको फ्रांस की जो लॉन्चिंग पैड है फ्रेंच गुएना, वहां से लॉन्च किया गया था।
इसके अलावा भारत से ही 28 फरवरी 2021 को यूनिटी सेट और सतीश धवन सेट यानी कि एसडी सेट को लॉन्च किया गया था। 12 अगस्त 2021 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 ईओएस क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3, जिसको जीएसएलवी F10 नाम से एक लॉन्च व्हीकल लेकर के गया। ये होता है सैटेलाइट का नाम, उपग्रह का नाम, ये होता है लॉन्चिंग व्हीकल जो उसको लेके जा रहा है, रॉकेट। ये फेल हो गया था, ये 12 अगस्त 2021 वाला ये मिशन फेल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं था। और 2022 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4, INS 2D और इंस्पायर सेट, ये तीनों को एक साथ भेजा गया। कब? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को PSLV C-52 लॉन्च व्हीकल के द्वारा इनको भेजा गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जिसके अंदर हमने सैटेलाइट के बारे में सारा सब कुछ पढ़ा। आई होप यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो स्टे ट्यून्ड, जल्द ही मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।